Switch. Okay, ji. So here we go. So this is, as we all know, this is the first level beginner course, basic but most important. And तो हम इस कोर्स में हम सारा ज्योतिष को बिल्कुल प्लेटफॉर्म लेवल से स्टार्ट करके और जैसे जैसे फिर आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे उस सभी बातों पे बात करते आगे चलेंगे। बेसिक कोर्स इन एस्ट्रोलॉजी, एंड इस कोर्स का नाम है ज्योतिष रत्न। इट्स अ ब्यूटीफुल जेम पीस एज द नेम सजेस्ट। दिस इज द माय फेवरेट कोर्स, क्योंकि इसी से इंटरेस्ट पता चल जाता है इस कोर्स को करने के बाद कि हमको ज्योतिष में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज्योतिष इज मेंट फॉर अस। और मैं बताऊं तो काफी हद तक ज्योतिष क्लियर हो जाती है इस कोर्स के बाद। आप प्रैक्टिस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, लेकिन आप काफी हद तक यू कैन एक रफ पिक्चर किसी भी हॉरोस्कोप के बारे में आप बना सकते हैं आफ्टर दिस कोर्स। इट्स सच अ पावरफुल कोर्स। और सो व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी जैसे आप सभी ने कहा, अगर मैं शास्त्रिक टेक्स्ट की बात करूं तो कहा गया है कि ज्योतिष यानी कि ज्योति प्लस ईश, संधि विच्छेद किया मैंने, कुछ नहीं किया, आई ब्रोक द वर्ड। तो ज्योति प्लस ईश यानी कि ईश्वर से मिलने वाली कोई लाइट, कोई एनर्जी, कोई पावर। सो नाउ Camelite is considered as the light of God given to us to help us in all forms. किसी भी रूप में हमको ये हेल्प करती है to know what lies in future. क्या हमको, ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है कि हम फ्यूचर में होने वाली कोई चीज के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी अपने साथ होने वाली किसी हैपनिंग के बारे में पहले से आइडिया लगा लें। तो यही इस साइंस की फैसिनेशन है, यही इस साइंस की स्पेशल बात है कि आई थिंक कोई दूसरी साइंस हम नहीं जानते हैं ऑकल्ट साइंसेस के अलावा जो ये कहें कि हम फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में बता सकते हैं। अगर हम मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो वो भी कहते हैं कि हम 60-70% तक ही एक्यूरेसी से बता सकते हैं कि रेन आएगी या नहीं। आजकल हम गूगल कैलेंडर्स में देखते हैं, तो हम कोई इवेंट प्लान करते हैं तो सोचते हैं कि एक हफ्ते पहले ही देखेंगे कि क्लाउड बना हुआ आ रहा है कि सनी डे आ रहा है, क्योंकि अगर एक महीने पहले क्लाउड्स होते हैं तो कभी कभी जब हम नियर द डेट जाते हैं वो चेंज हो जाता है। तो बेसिकली व्हाई शुड बी स्टडी एस्ट्रोलॉजी? मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि सो दैट इट गिव्स टाइम फॉर अस टू प्लान। देखिए ये बात तो पक्की है कि वी कैन नॉट चेंज मच। अगर ज्योतिष से कुछ भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है तो वी कैन नॉट चेंज इट मच। ऐसा तो नहीं है कि हम चेंज कर लेंगे अगर थोड़ा सा हल्का टाइम आ रहा है या कुछ किसी चीज में डिले है तो हम चेंज तो नहीं कर सकते, बट वी कैन डेफिनेटली प्लान अकॉर्डिंगली। अगर हमें बहुत अच्छी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दिख रही है कि ये बड़ी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, हम इसमें अपना टाइम, अपना मनी या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इन्वेस्ट कर दें, तो एटलीस्ट हम एक एस्ट्रोलॉजी से इतना तो पता लगा सकते हैं कि इज द टाइम राइट, वेदर इट विल बी सक्सेसफुल और नॉट। हाँ जी, कोई कुछ कह रहे हैं हम? स्पेशली अगर बैड टाइम्स की बात करें तो बैड टाइम्स में ना कभी कभी ऐसी सिचुएशन फंस जाती है कि कोई रास्ता, कोई घर, कोई ऑप्शन, we cannot find any means which can give us rescue, which can give us peace. We are so stuck at a point in our life. There a person looks for help from astrology. There a person desires कि कुछ, what is it that is so much meant for him कि वो change नहीं हो पा रहा है। वो कितना भी एफर्ट लगा रहे हैं, हम कितना भी एफर्ट कर रहे हैं, बट उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जैसे कि मेडिकल प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल, सडनली किसी ने फुल बॉडी हेल्थ चेकअप कराया और रियलाइज होता है कि कोई डिजीज सामने आ जाती है, तो इसके लिए आपने तो कुछ नहीं किया, बट ये तो अपने आप से सामने से एक प्रॉब्लम आ गई। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को अगर हम थोड़ा सा फोर्स ही कर पाए तो एटलीस्ट हम एक बड़ी प्रॉब्लम में फंसने से बच सकते हैं। अगर हमें लगता है अगर एस्ट्रोलॉजर या कोई बहुत अच्छे से हमें प्रेडिक्ट करके बता दे, या जैसे हम लोग सीख ही रहे हैं ज्योतिष, हम ये देख लें कि नहीं, टाइम इज इन आवर फेवर, हमारे फेवर में टाइम है, सो हम क्यों ना एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के इस टाइम को यूटिलाइज कर दें।
क्योंकि ऐसा तो हमारे पुराने लोग भी all our forefathers have been saying that time doesn't wait for anybody and time is never the same. Even if it is really good time going on right now, it cannot be possible that it will always be like this. हमेशा तो नहीं रह सकता. So if we know that this is the best time or a very good time of our life going on, so why not we put extra efforts? तो ऐसे मेजरली सारे जो बड़े बड़े डिसीजन है लाइफ के, जैसा इन्होंने भी हमें कहा कि भाई मैचिंग के टाइम पे एस्ट्रोलॉजी कैन बी अ बिग हेल्प. तो एस्ट्रोलॉजी से हम मैचिंग करते टाइम, स्पेशली व्हेन वी आर सेलेक्टिंग अ लाइफ पार्टनर, सो जितना हमें देख के समझ में आता है, अगर एक एक्स्ट्रा एक डिवाइन साइंस हमें हेल्प कर दे, बिकॉज ये बहुत बड़ा डिसीजन है लाइफ का, तो उस टाइम पे अगर हम मैचिंग करके या कोई एस्ट्रोलॉजर हमें थोड़ी सी रियश्योरेंस दे कि दिस इज द राइट मैच, या हम कंफ्यूज्ड जहाँ जहाँ होते हैं कि हम कभी कभी हमारे बहुत अच्छी जॉब चल रही है, कुछ अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, तो शुड बी गिव इट अ चेंज और नॉट. जैसा मैंने पहले भी कहा, मेडिकल डायग्नोसिस के चेंज में, चेंज ऑफ करियर में, बहुत सारी चीजों में हम एस्ट्रोलॉजी से हेल्प ले सकते हैं. नाउ like every science has limitations, astrology too has some limitations. कुछ तो इसकी भी limitations हैं. तो तभी मैंने जब शुरू में बात की थी कि हमारी expectations क्या हैं एस्ट्रोलॉजी सीखते टाइम, या हम एस्ट्रोलॉजी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना हमें कहाँ हमें हेल्प कर सकती है. मेजर एरियाज ऑफ लाइफ तो कैन टोटली बी डिफाइंड, दिस आई कैन अश्योर यू. मेजर जो इवेंट्स हैं लाइफ के, वो तो हम बहुत हद तक एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं. बट जैसे मैंने अभी भी आपको कहा कि इफ समथिंग इज डेस्टिन्ड, हम पहले से देख जरूर सकते हैं, बट हम चेंज बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं. चेंज हम इतना जरूर कर सकते हैं कि अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है तो हम सारी टेस्टिंग करा लें, हमें बहुत अर्ली पता चल जाएगा, तो 99% चांसेस होते हैं कि हम उसको करेक्ट भी कर सकते हैं with proper medications and with proper diagnostics and with proper care. अगर कभी कभी होता है कि बहुत ही लेट ही पता चल रहा है किसी बीमारी का, उस टाइम पे कुछ भी नहीं किया जा सकता. So in these kind of scenarios, astrology come as a big savior. और astrology कुछ चीजों को कुछ चीजें, जैसे हर चीज के को बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए उसके पिलर्स होते हैं, तो उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी के भी कुछ बेसिक 4 P's हैं, बेसिक 4 पिलर्स हैं. तो आपने सुना ही होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सब हमारे बैचमेट्स कहते हैं कि कई ने वीडियो भी सुनी है, पहले से बेसिक जानते भी हैं, या विशाल जी ने भी जैसा कहा इंटरेस्ट काफी है उनको. एस्ट्रोलॉजी में आपने सुना होगा ग्रह के बारे में, सभी ने सुना है ज्योतिष में कि ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं. तो एस्ट्रोलॉजी का फर्स्ट पिलर अगर मैं बोलती हूँ कि ग्रह है, इसमें नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, ये तीनों चारों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो एस्ट्रोलॉजी 4 चीजों से मिलकर बनी है. एक आपने सुना होगा, पहले घर में पहला घर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके तो सब में शनि बैठा है तो शादी डिले हो गई, ऐसा सबने ऐसा करके कुछ सुना हो. ये मांगलिक हैं, इनके इन घरों में मंगल है इसलिए मांगलिक हैं, तो फिर मांगलिक से ही शादी होती है. ऐसे ही सब चीजें हैं, यूट्यूब वीडियोस में भी बहुत हैं, और वैसे भी इनको हम एस्ट्रोलॉजी में फॉलो करते हैं. तो ज्योतिष में प्लैनेट्स है, यानी कि ग्रह, जिनको हिंदी में ग्रह कहते हैं, इंग्लिश में हम प्लैनेट्स कहते हैं. हाउसेस, घर, हिंदी में इनको घर कहा जाता है. प्लैनेट्स ज्योतिष में 9 माने गए हैं, अभी मैं आगे आपको उनके बारे में दिखाती हूँ. और हाउसेस, देयर आर 12 हाउसेस इन एस्ट्रोलॉजी दैट वी कंसिडर. ठीक, 12 साइंस है. थर्ड चीज जो मैं पिलर की बात कर रही थी, देयर आर 12 साइंस इन एस्ट्रोलॉजी, 12 राशियां, साइंस और राशियां. अच्छा, आजकल हम वैसे भी थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ें तो अच्छा है, क्योंकि जैसे आप एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनली भी करेंगे तो आपको नहीं पता कि जो आपसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई आजकल एक्सपेक्ट करता है कि साइंस तो पता होगा एस्ट्रोलॉजर को या राशियां पता होगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे. कहीं पे आप कुछ और भी रीड करते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प रहेगा. तो साइंस हो गया. और चौथी चीज है नक्षत्र. ज्योतिष में 27 नक्षत्र, इनको हम अल्फाबेट्स और पिलर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं. 9 प्लैनेट्स, 12 साइंस एंड 12 हाउसेस.
अब प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? सोलर सिस्टम तो सभी को बचपन में कराते ही हैं। तो अब इस सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंगली अर्थ इज नॉट अ पार्ट of our Vedic astrology. We don't consider it as a planet impacting us. हम क्योंकि हम तो अर्थ पे ही रहते हैं, तो अर्थ की तो रेज हमें कितनी आएंगी। और तो हम सन को एक प्लैनेट मानते हैं, मून क्योंकि मून नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है, मून सबसे पास है एक सेलेस्टियल बॉडी जो कि हम पर इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि देखा जाए तो सी में भी सी टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती हैं। तो जब ये चीज फैक्चुअल है तो इसको भी हमने एक प्लैनेट यहाँ पे कंसिडर किया है। सन इज अ प्लैनेट, मून इज अ प्लैनेट, मार्स, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न तो प्लैनेट्स हैं ही सोलर सिस्टम के। एंड राहु एंड केतु आर टू न्यू प्लैनेट्स जो हमने सोलर सिस्टम में साइंस वाले सोलर सिस्टम में नहीं पढ़े हैं, बट ज्योतिष वाले सोलर सिस्टम में हम इसको ज्योतिष के 9 प्लैनेट्स में 2 प्लैनेट्स राहु और केतु को भी हमने कंसिडर किया। ये क्यों किया है ये हम आगे अभी इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सन इज अ स्टार, साइंटिफिकली तो सन इज अ स्टार, बट हमारा यहाँ पे ना एक्चुअली प्लैनेट का मतलब प्लैनेट या स्टार से नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में तो हमारा जो ये 9 ग्रह हमने जो माने हैं, क्योंकि हिंदी से ही ज्योतिष का स्टार्टिंग हुई है, तो जो 9 ग्रह माने हैं बेसिकली 9 सेलेस्टियल बॉडीज हमने मानी है कि ये 9 सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो अर्थ पे रहने वाले लोगों को इम्पैक्ट करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं, उनकी रेस से इम्पैक्ट आता है, उनके मूवमेंट से हमारे लाइफ में इम्पैक्ट आता है। और वो इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली देखते ही है ना कि जैसा मैंने आपको बताया हाई टाइड लो टाइड वाले कॉन्सेप्ट से कि मतलब प्लैनेट्स का इम्पैक्ट तो है। सो हम नेपच्यून और यूरेनियस और प्लूटो को नहीं कंसिडर करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं, उनका उतना इफेक्ट, इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आता है अर्थ के ऊपर। अब प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ये सब हम जानते हैं, बट हम क्योंकि अर्थ पे बैठे हैं तो हम अर्थ को तो रिवॉल्व होता हुआ नहीं देख पाते हैं, तो हम बाकी प्लैनेट्स को ऐसा मान के चलते हैं कि वो अर्थ ये 9 प्लैनेट्स हैं जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बिकॉज उनका डिस्टेंस ज्यादा हो जाने की वजह से हम बियॉन्ड सैटर्न प्लैनेट्स को ज्योतिष में नहीं कंसिडर करते। यहाँ तक बिफोर मैं राहु केतु पे आऊं, मैं यहाँ तक पूछना चाहती हूँ कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी चीज जो लगता है कवर करनी है, कोई पूछना है आपको? प्लीज आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अब तक जो हमने बेसिक ये किया कि हमने जो अभी तक मैंने सिर्फ 9 ग्रह बताए हैं ज्योतिष के, कि ज्योतिष में हम 9 ग्रह किनको कंसिडर करते हैं। किसी का कोई सवाल, कुछ डिस्कस करना चाहें? नहीं, अभी तक क्लियर है। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। तो 7 तो क्लियर है, सन क्लियर है, मून क्लियर है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, जुपिटर, ये सारे तो मार्स तक हमें क्लियर है। अब बात रह जाती है राहु और केतु की। सोलर सिस्टम में तो हमने राहु केतु नहीं पढ़ा है, तो राहु केतु कहाँ से आ गए? तो जैसा मैंने आपको कहा ना कि ज्योतिष में हम उन चीजों को, उन पॉइंट्स को, उन सेलेस्टियल बॉडीज को कंसिडर कर रहे हैं जिनके इम्पैक्ट से, जिनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ के ऊपर पड़ता है। तो ये हाईली सेंसिटिव पॉइंट्स कहे जाते हैं इनको, राहु और केतु। कोई प्लैनेट्स नहीं है, इनका कोई आकार नहीं है, कोई बॉडी नहीं है इनकी। अब ये पॉइंट्स कहाँ पर हैं सोलर सिस्टम में? ये पॉइंट्स कहाँ पर हैं? बिफोर दिस अगर मैं आपको थोड़ा सिंपल वर्ड्स में व्हाइट बोर्ड पे अगर बता दूं, पीपीटी में दोबारा शेयर कर दूंगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो जी मानते हैं कि ये अर्थ है, ठीक है जी। अब क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये तो फैक्ट है, लेकिन अब हम देखते तो है नहीं जी कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। दिखता तो वही है कि सन हमें पृथ्वी के, मतलब हमें दिखते हैं कि सुबह ईस्ट डायरेक्शन से निकल के और शाम को सनसेट हो जाता है, फिर अगले दिन फिर से ईस्ट डायरेक्शन से निकलते हैं, ईस्ट टू वेस्ट,
मूवमेंट सन की दिखाई देती है। थोड़ा सा अगर एक बार ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिए, और कोई भी डाउट है तो इसके बाद हम रुकते हैं, इस कॉन्सेप्ट के बाद हम रुकेंगे और फिर से हम एक बार सारा पूछेंगे। तो मैं एक ये हमने मान लिया ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है। अब अगर ये सन है, तो अब हम सुबह से देखते हैं कि ऐसे जाते सन हमें, सूर्य हमें ऐसे जाता प्रतीत होता है। तो ये एक इमेजिनरी पाथ, अच्छा हर दिन एक ही पाथ होता है, अलग जगह से तो सन निकलते नहीं है, एक ही पर्टिकुलर ईस्ट में ईस्टर्न होराइजन से ही सनराइज होता है। इन कैमल एंड ईस्टर्न होराइजन ओनली वी सी सन राइजिंग ईच डे, और इसी डायरेक्शन से सन उदित होते हैं डेली। तो एक ये इमेजिनरी पाथ अगर हम मान ले तो इसमें किसी को कोई दिक्कत कि भाई हम एक इमेजिनरी पाथ एक मान रहे हैं कि ये एक पाथ है, अर्थ पे बैठे हुए व्यक्ति को एक इमेजिनरी पाथ एक इमेजिन कर सकते हैं हम अराउंड द सन की सन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसी तरह से मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ये बात भी क्लियर है। This is moon. This is earth. सन को मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। This is sun. Sun is way bigger than earth. तो आप देख रहे हैं ये दो पॉइंट्स है जहाँ पे मून का जो पाथ है, मून का पाथ ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, और एक ये इमेजिनरी सर्कल हमने माना है कि जो सन अर्थ के चारों तरफ हमें घूमता हुआ प्रतीत होता है। ये दो पॉइंट्स आए हैं, दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आए हैं, जो ये पॉइंट, दो पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास। So these points are Rahu and Ketu. ये और उस डायग्राम में भी, उस पीपीटी पे भी मेरे पास एक डायग्राम है, बट मैं इसमें आपको सिंपल शब्दों में बता देना चाहती थी पहले। तो ये दो पॉइंट्स हैं। अब इतना क्यों जोर है कि भाई ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स की ये पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं जब इक्लिप्स होता है, जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, तो ये पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसीलिए इन पॉइंट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। और आप इमेजिन कर सकते हैं पाथ बहुत नियर है अर्थ के, इन पॉइंट्स से हम पे काफी इम्पैक्ट आता है। मैं ये व्हाइट बोर्ड बंद करके वापस स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, पीपीटी वाली। ओके जी, सिमिलर थिंग दैट आई एक्सप्लेन्ड इन दैट डायग्राम आल्सो। तो उसमें थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा था, इसलिए मैंने कहा ये अर्थ है सेंटर में, ये इमेजिनरी पाथ है सन का, और ये मून का पाथ है। ये दो पॉइंट्स हमारे पास पे निकल के आते हैं, जहां पे भी मून ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो दैट पॉइंट इज राहु, नीचे की तरफ आता हुआ पॉइंट दैट इज केतु। सो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं, इनको हम राहु केतु कहते हैं। पहले यहां तक मैं पूछना चाहूंगी कोई डाउट? अजय चौहान जी तो नोट कर रहे हैं, बाकी लोगों का भी मैं इफ एवरीबडी इज ओके विद दिस देन हम आगे मूव करेंगे। कैमला, आर यू क्लियर? Yes, I'm reading the English thing. Yes. Okay, yeah. But after reading the English thing, if you have any problem, then do let me know, because I am
Herein I will be discussing this in detail. I am asking other people also. विशाल जी आपका क्लियर है? हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. अनम्यूट करके विशाल जी. जी ठीक है. खुशबू जी, करण मेहरा जी, अविनाश कुमार जी, रेखा जी. रेखा जी ने कहा था वो सुन सकती हैं हमको, कोई प्रॉब्लम होगी तो बीच में. ऑल गुड मैम. जी प्लीज म्यूट कर दीजिए माइक्रोफोन अगर कोई सवाल नहीं है तो. ठीक है. तो मुझे एक